हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। मैं रुचिका सुखानी, आप लोगों की केमिस्ट्री एजुकेटर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखो, अब तो दिसंबर भी आधा जा चुका है, फैब में आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट है, तो अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो आप थोड़ा सिंसियर हो जाओ, ढंग से पढ़ाई कर लो अगर टेंथ में अबव 90% स्कोर करना है तो। देखो, हम लोगों ने केमिस्ट्री में चारों चैप्टर के वन शॉट कंप्लीट कर लिए, क्विक रिवीजन हमने सबका कर लिया। अब हम लोगों ने एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करी है। उसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के मैं करवा चुकी हूँ आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। थर्ड चैप्टर जो है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक चीज और बता दूं कि हमारे ऑनलाइन लाइव बैचेस भी चलते हैं गूगल मीट पे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के तीनों के अप टू 10th क्लास तक। किसी को भी अगर एनरोल होना है तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है, आप वहां पे जाके पता कर सकते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अब अपने सेशन को। देखो स्टूडेंट्स, हम पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो भी मेटल नॉन मेटल के एक्सरसाइज के बीच में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखे होते हैं वो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज। इसके चार पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है, चार पार्ट्स में क्वेश्चन है इसके, वन वर्ड। विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपको मेटल का एग्जाम्पल बताना है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। कौन सा मेटल होता है, पढ़ा है हम लोगों ने। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड जो होता है रूम टेम्परेचर पे वो होता है हमारा मरकरी। मरकरी जिसका सिंबल होता है Hg। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो गया हमारा मरकरी। इसी का बी पार्ट है, वो देखते हैं। विच कैन बी इजिली कट विद नाइफ। ऐसा कौन सा मेटल है जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। बताओ कौन कौन से थे, सोडियम पोटेशियम, ये सब क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा सोडियम, जिसका सिंबल होता है Na। तो बी पार्ट का आंसर है हमारा सोडियम। थर्ड पार्ट है इसका, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सा मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, तो हम लिख देते हैं सिल्वर। सिल्वर जिसका सिंबल होता है हमारा Ag। डी पार्ट देखते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। विच मेटल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कौन सा था। नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, पर इसमें हमने एक एक्सेप्शन देखा था, जो पुअर कंडक्टर होता है हीट का वो होता है हमारा लेड। इट्स सिंबल इज Pb। ठीक है, तो ए पार्ट का आंसर हो गया हमारा मर्करी, बी पार्ट इज सोडियम, सिल्वर एंड लेड। ये चारों इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शंस में से हैं, आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल और डक्टाइल। मेलिएबल और डक्टाइल प्रॉपर्टी जो होती है हमारी, उसको एक्सप्लेन करना है। पहले तो ये बता देती हूँ, ये जो प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, वो कौन शो करते हैं, मेटल्स। मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों को देखते हैं हम। पहली है हमारी मेलिएबिलिटी। देखो स्टूडेंट्स, मेलिएबिलिटी क्या होता है, जब हम मेटल्स को बीट करते हैं तो हम उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेलिएबिलिटी। बीटन इनटू थिन शीट्स, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम उसको बीट करके। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी मेटल्स के पास में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है वो शीट में होती है, तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो एल्यूमिनियम। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी मेटल्स की। और नॉन मेटल वो मेलिएबिलिटी शो नहीं करते। ये तो हो गया हमारा मेलिएबिलिटी। सेकंड है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी भी मेटल्स शो करते हैं, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल क्या है, जैसे मेलिएबिलिटी में हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टिलिटी में हम उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। जैसे आप लोगों ने देखी है कॉपर की, सिल्वर की वायर्स आती हैं, तो वो प्रॉपर्टी भी मेटल्स शो करते हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हो सिल्वर, Ag। ठीक है, और जो सब्सटेंसेस शो करते हैं उनको बोलते हैं डक्टाइल या फिर मेलिएबल। ठीक है, डक्टाइल हो गए और मेलिएबल। मेलिएबल मतलब थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया हमने उनको बीट करके, और डक्टाइल मतलब थिन वायर्स में चेंज करने की प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रॉपर्टी हमारे मेटल्स शो करते हैं। ये हो गया मेलिएबल और डक्टाइल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। जो सोडियम पोटेशियम वगैरह जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे, उनको हम कैरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा आपके प्रैक्टिकल लैब में भी कि उनको कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इसका कि हम उनको कैरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखते हैं, ओपनली नहीं रखते। देखो स्टूडेंट्स, तो इसका रीजन ये होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना हमारे, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी एक, ठीक है। तो ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो ऊपर ऊपर आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, मतलब ये जो एलिमेंट्स है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो उससे क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो ये रिएक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, या जो भी वाटर वेपर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं एनवायरमेंट में उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं और फायर कैच करते हैं, ठीक है। तो कोई भी इस तरह का हादसा ना हो, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम उसको कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। तो आप बोल सकते हो टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन, इसलिए हम उनको कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। तो आप क्या लिख के आओगे, द एलिमेंट्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव, दे रिएक्ट विद एनवायरमेंटल में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करके फायर कैच करते हैं, दे इजीली कैच फायर। टू प्रिवेंट द एक्सप्लोजन और यू कैन से दैट एक्सीडेंटल फायर, इट इज केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल, ठीक है, ड्यू टू वेरी रिएक्टिव नेचर। ये था हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ। आपको दो कंडीशन दे रखी है, इसकी आपको इक्वेशन लिखनी है। आयरन विद स्टीम, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर में भी आ रखी थी और 10th बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुई है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। आयरन की रिएक्शन स्टीम के साथ, स्टीम क्या हो गया, एक तरह से वाटर ही हो गया। तो Fe की रिएक्शन देखनी है आप लोगों को वाटर के साथ। ये प्रोडक्ट बनाता है हमारा Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। ये आपको बैलेंस करके लिखनी है, मैंने बैलेंस नहीं करी है अभी, ठीक है। देखो यहाँ पे 3Fe है, यहाँ पे एक ही है, इसको बैलेंस करो। बी पार्ट में पूछा हुआ है कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। देखो पहले हम कैल्शियम की रिएक्शन देखते हैं वाटर के साथ में, क्या प्रोडक्ट बनेगा। कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसको बोलते हैं, कॉमन नेम होता है इसका स्लेग्ड लाइम, ठीक है, इसको स्लेग्ड लाइम के नाम से जाना जाता है। सेकंड है पोटेशियम, पोटेशियम होता है हमारा के प्लस H2O, ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, KOH प्लस H2 प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये देखो केमिस्ट्री में जब भी रिएक्शन आए, अगर क्वेश्चन में बैलेंस करके बोला हुआ है या नहीं बोला हुआ, आपको हमेशा बैलेंस करके लिखनी है। ये मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिखी है, इसको बैलेंस करना है आप लोगों को, ठीक है। कमेंट करके बताना मुझे इसे बैलेंस करके। देखो अभी बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 3Fe है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हो गए। आपको बैलेंस करनी है ये खुद से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू मेटल। मतलब आप लोगों को मेटल की रिएक्शन देखनी है डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, डाइल्यूट HCl, ये HCl ले लिया। मेटल सपोज करो हम जिंक ले लेते हैं, जिंक ले लो, मैग्नीशियम ले लो, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। Zn क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। आपसे यही पूछा हुआ है विच गैस इज प्रोड्यूस, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। और ये फॉर्मूला कैसे बना, ये आपके 9th क्लास में आपको सिखाया हुआ है, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनते हैं, फिर भी देख लो जिसको नहीं आता तो। देखो जिंक का क्लोरीन के साथ है, जिंक पे चार्ज होता है हमारा +2, क्लोरीन पे होता है -1, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई इसका फॉर्मूला क्या बन गया, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। और ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, कई बार इसका टेस्ट भी पूछ लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस को आप टेस्ट कैसे करोगे, तो आपको बताना है इट बर्न्स विद पॉप साउंड। जब कोई भी मैच स्टिक या लाइटेड कैंडल इसके पास लेके जाते हैं तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। ये टेस्ट होता है हमारा हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। तो ये होगा इसका सोल्यूशन। What would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? Write the chemical reaction. जिंक की रिएक्शन पूछी हुई है आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट क्या हो गया हमारा FeSO4,
चलो रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। जिंक हो गया हमारा Zn, आयरन सल्फेट मतलब FeSO4। पहले तो मुझे कमेंट करके ये बताओ कौन सी रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डीकम्पोजिशन या फिर डीकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट, कौन सी रिएक्शन होगी ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, ये लेस रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट, ZnSO4 प्लस Fe, जिंक सल्फेट प्लस आयरन अलग हो गया, ठीक है। आपको ध्यान रखना है मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस को डिस्प्लेस कर सकता है, पर लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिंक सल्फेट। ये कैसे बना, ये Zn, ये SO4, Zn पे चार्ज होता है +2 और सल्फेट पे होता है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला बन गया हमारा जिंक सल्फेट ZnSO4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताने हैं आपको, और इसका सेकंड पार्ट पूछा हुआ है, स्टेट द फॉर्मेशन ऑफ Na2O और मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो देखते हैं। सोडियम कितने नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 11, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 281। तो हमें पता है जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आउटर मोस्ट में कितने 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम इस पे 1 डॉट लगा देंगे। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सिंपल। अगला देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आता है हमारे 8 नंबर पे, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,6, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 डॉट्स लगा देने, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सेम ऐसे ही हम मैग्नीशियम का देखते हैं। मैग्नीशियम आता है 12th नंबर पे, तो 2,8,2, 8 और 2 10 और 2 12, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो 2 डॉट लगा दिए, ठीक है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गए सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के। ये नोट डाउन कर लो, फिर हम फॉर्मेशन देख लेते हैं Na2O का और मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं अब। Na2O देखते हैं, सेकंड पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ Na2O। देखो पहले तो हमें वही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। सोडियम का कितना था 281, ये हमने 1 लगा दिया, ठीक है। ऑक्सीजन 2 सोडियम है, दोनों पे 1 1 आ गए। ऑक्सीजन पे कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो अब हम लोगों को ये पता है, हमने ये पढ़ा था, कोई भी एटम अगर स्टेबल होना चाहता है तो उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। क्या पूरा करना है, ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब कोई एटम जाके स्टेबल होता है, ठीक है। अब देखो इसके पास तो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर देगा ताकि इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8 बन जाए, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, तो एक ये इस सोडियम से ले लेगा, एक इस सोडियम से, ताकि ये भी स्टेबल हो जाए, ये भी स्टेबल, और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी स्टेबल हो जाएगा। तो होगा क्या, ये एक सोडियम इसको दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन, और एक ये सोडियम इसको, तो इसके भी आउटर मोस्ट में 8 हो गए, इसका भी 8 हो गया, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था 2,8,1, इसने ये डोनेट कर दिया, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा 2,8, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो दोनों स्टेबल हो गए। अब ये चीज ध्यान रखना, अगर केमिस्ट्री में कोई एटम इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो Na के ऊपर चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे माइनस, ठीक है। ऑक्सीजन क्या आएगा नेगेटिव, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे ही हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लो एक बार, फिर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का देख लेते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी पार्ट इसका। इसमें ना एक थर्ड पार्ट और है, उसमें आयंस पूछे हुए हैं, तो आयंस कौन से हो गए, ये सब आयंस ही तो है, Na2+, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट भी है इसका एक कि आयंस प्रेजेंट इन Na2O एंड मैग्नीशियम।
इसमें कौन से हो जाएंगे, Mg2 पॉजिटिव, ये सब आयन तो होते हैं। है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का कितना था 2 8 और 2, और ऑक्सीजन का था हमारा 2,6। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये मैंने 2 डॉट लगा दिए, ठीक है। ऑक्सीजन में 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या होगा, ऑक्टेट पूरा करना है। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको डोनेट कर दे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 और इसका हो जाएगा 2 8। दोनों का आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये क्या करेगा, ये एक मैग्नीशियम इसको, ये दूसरा मैग्नीशियम भी इसको, ताकि ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो चार्ज क्या आ गया, Mg2 पॉजिटिव। इसने 2 गेन करे नेगेटिव, मतलब जैसे ये मैग्नीशियम हो गया, ये ऑक्सीजन। मैग्नीशियम पे आता है +2, इस पे आता है -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फॉर्मूला बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये था इसका फॉर्मेशन। और आयंस कौन से हो गए, ये सब हो गए, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, ये इसके आयंस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, क्या रीजन है इसका, कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है जबकि आयनिक कंपाउंड्स का ज्यादा होता है। देखो क्यों होता है ये, इसका रीजन देखते हैं हम लोग। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से या फिर शेयरिंग से। देखो आप ये चीज ध्यान रखना, आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से और कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये बनते हैं हमारे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है या आप कह सकते हो अट्रैक्शन होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। तो आप लिख सकते हो वेरी स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन जैसे ये NaCl है, सपोज करो Na+ और Cl-, इसके जो बीच का बॉन्डिंग होगी, जो अट्रैक्शन होगा वो काफी स्ट्रांग होगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। यही रीजन है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि कंपाउंड जो एटम्स हैं, आयंस है, उनके बीच में जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, इसको मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो इसका अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा है, तो इसको मेल्ट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यही रीजन है कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और अगर कोवलेंट कंपाउंड्स का पूछा जाए तो उनका लो होता है, क्यों, क्योंकि उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी वीक होता है, वो इजीली ब्रेक डाउन कर जाते हैं। मतलब अगर हम उनको कम एनर्जी देंगे, कम हीट देंगे, तभी वो मेल्ट हो जाएंगे। तो उनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। तो ये था आयनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिफाइन द टर्म्स। आपको 3 टर्म्स दे रखे हैं, इनको डिफाइन करना है। ये मैंने लिख दी है ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको आइडिया लग जाए किस तरीके से लिखना है एग्जाम में, ठीक है। फर्स्ट है आपका मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है, वो एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं हमें, उनको हम लोग बोलते हैं मिनरल्स। तो उसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, एलिमेंट्स विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड एज मिनरल्स, ठीक है। जो अर्थ क्रस्ट में हमें एलिमेंट्स या फिर बोल सकते हो कंपाउंड्स मिलते हैं, उनको हम जनरली मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। बी पार्ट है इसका ओर्स। ओर्स क्या होता है, वो मिनरल्स जिनको हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनको बोलते हैं ओर्स। मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली, वो मिनरल्स जिनसे हम मेटल को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनको बोलेंगे ओर्स। सी पार्ट है इसका गैंगियो। इसका मतलब होता है इम्प्योरिटीज, जैसे कि सॉइल या फिर सैंड की जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं इम्प्योरिटीज, सच एज सॉइल एंड सैंड विच आर प्रेजेंट इन मिनरल्स। मिनरल्स में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है सॉइल की या फिर सैंड की, उनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसका थोड़ा। नेक्स्ट है आपका, नेम द 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। आपको कोई भी 2 मेटल के नाम बताने हैं जो नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं। फ्री स्टेट मतलब सिंगल पाए जाते हैं, किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो देखो हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखी थी, उसमें जो एलिमेंट्स एकदम नीचे नीचे आते हैं उनमें से आप किसी का नाम लिख सकते हो, जैसे प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया। क्यों, क्योंकि वो कम रिएक्टिव होते हैं, वेरी लेस रिएक्टिव, तो वो सिंगल पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है।
अगर वो ज्यादा रिएक्टिव होते तो वो ऑक्सीजन वाटर वेपर के साथ रिएक्ट कर लेते, पर वो कम रिएक्टिव है, वो किसी के साथ रिएक्ट करना पसंद ही नहीं करते, तो वही फ्री स्टेट में मिलेंगे हमें। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन होगा, आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिख देती हूँ प्लैटिनम। प्लैटिनम बहुत कम रिएक्टिव होता है, ये रिएक्ट ही नहीं करता किसी के साथ। और गोल्ड, और यही रीजन है कि हम गोल्ड और प्लैटिनम को ज्वेलरी बनाने के लिए भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक तो लस्ट्रस की प्रॉपर्टी होती है, शाइनिंग की होती है, और ये कम बहुत, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, ये किसी भी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, यही रीजन है, इसको हम ज्वेलरी के लिए भी यूज करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड? आपसे पूछा हुआ कौन सा केमिकल प्रोसेस यूज किया जाएगा अगर आपको ऑब्टेन करना है मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, उसके ऑक्साइड से अगर आपको मेटल ऑब्टेन करना है, तो कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन। योर आंसर इज रिडक्शन। रिडक्शन को हम यूज करते हैं, क्योंकि रिडक्शन की डेफिनेशन हमने क्या देखी है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो यही यूज किया जाएगा हमें, अगर हमें मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना है। ठीक है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो हम रिडक्शन प्रोसेस यूज करेंगे। अगला है विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजिली? कौन से मेटल्स ऐसे होते हैं जो कोरोड नहीं होते, जिन पे कोरोजन नहीं होता? कौन से होंगे, सोचो। जैसे आयरन वगैरह है, वो तो कोरोजन हो जाता है, आयरन की रस्टिंग हमने पढ़ा है। तो कौन से मेटल्स ऐसे होंगे जो कोरोड नहीं होते, मतलब वो मेटल्स जो इजिली रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है? या आप लिख सकते हो द मेटल्स विच आर वेरी लेस रिएक्टिव। मेटल्स विच आर वेरी लेस रिएक्टिव, वो मेटल कोरोड नहीं होंगे इजिली। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, गोल्ड हो गया, जैसे प्लैटिनम हो गया, प्लैटिनम। ठीक है, ये वो मेटल्स हैं जो इजीली कोरोड नहीं होते। ठीक है, इसलिए इसकी ज्वेलरी में भी यूज किया जाता है। और आप लिख सकते हो द एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड बिलो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जो एकदम बॉटम पे पाए जाते हैं वही एलिमेंट्स होंगे जो लेस रिएक्टिव है, और वही कोरोड नहीं होंगे इजीली। गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सब हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर अलॉयज? अलॉयज का क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है। देखो, अलॉयज क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, या तो मेटल और मेटल का, या फिर मेटल और नॉन मेटल का। जैसे हो गया एग्जांपल हमारे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये सब अलॉयज में आते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलोगे आप? द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, या फिर अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। मेटल एंड अ नॉन मेटल, या तो दो मेटल्स का मिक्सचर होगा, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का। ठीक है, उनको बोलते हैं अलॉयज। एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये सब अलॉयज होते हैं। ब्रास बनता है हमारे कॉपर और जिंक से, ये बनता है कॉपर और टिन से। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि ब्रास कौन से एलिमेंट से मिलके बनता है, तो कॉपर और जिंक। और ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन से। ठीक है, टिन एसन होता है हमारा। ठीक है, स्टूडेंट्स ये वाला सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके जो भी क्वेश्चंस रह गए एनसीईआरटी के, उसका मैं एक पार्ट और अपलोड कर दूंगी। जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को। आप जितना लोगों को शेयर करोगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा आपको पढ़ाने का। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना और ज्यादा सब्सक्राइबर करवाओ हमारे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।